हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज के इस क्लास में क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 2 का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने इस क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 2 का यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल में जाकर के आप लोग देख लें। इससे क्या होगा कि आप लोग अगर उसे देख लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर देख लेंगे तो आपको ये सब्जेक्टिव प्रश्न को रटना नहीं पड़ेगा, और अगर उसे नहीं देखते हैं तो आप लोगों को इसे याद करने के लिए रटना पड़ेगा। तो आप लोग उसे जल्द से जल्द जाकर के देख लें। तो आज की इस क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 एग्जाम के लिए। तो आपको भी अगर 2026 में एग्जाम देना है तो इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे, और अगर क्लास अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें देखेंगे दोस्तों कि इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि धम्म नीति का क्या अर्थ है और यह किस शासक से संबंधित है। यानी धम्म की शुरुआत किसने किया, वह शासक कौन थे, और इसका नीति क्या है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि धम्म नीति सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई नीति थी, और यह नैतिकता, सहिष्णुता, अहिंसा, दया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर आधारित है। कहने का मतलब है कि जब यानी कि अशोक जो थे, ये अशोक ने यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और ये बौद्ध धर्म को अपना लेने के बाद इन्होंने जो है यानी कि एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं ये धम्म। ठीक है, और इसमें ये बतलाया जाता है कि जो धर्म जो सम्राट यानी अशोक ने जो शुरू किए थे, ये अशोक सम्राट के द्वारा जो शुरू किया गया था, और इसमें ये बतलाया जाता है नैतिकता और सहिष्णुता और अहिंसा, किसी के साथ कोई भी खून खराबा नहीं, अहिंसा होना चाहिए, दया, लोगों पे दया होना चाहिए, और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ये बतलाया गया था धम्म। तो अगर पूछा जाए कि धम्म नीति का क्या अर्थ है और यह किस शासक के संबंधित है, तो ये शासक हो जाएंगे कौन, तो ये शासक है अशोक। और इसका ये इसमें ये बतलाया गया है कि लोगों के जो है यानी कि नैतिकता, सहिष्णुता, अहिंसा और दया और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और बतलाया जाता है दोस्तों इसमें, और क्या बतलाया जा रहा कि यानी कि हमें सभी धर्मों की क्या तो यानी कि सम्मान करनी चाहिए, और इस नीति का उद्देश्य था कि समाज में यानी कि सद्भावना, शांति और धार्मिक और सहिष्णुता स्थापित करना। कहने का मतलब है कि इसमें समाज में जो शांति स्थापित करने के लिए धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म को लोग मान सकते, सभी जो है ना सही तरीके से रह सकते हैं, और सभी धर्मों को पालन यानी कि सभी धर्मों को जो है सम्मान करने का अधिकार जो है इस धम्म में बतलाया गया है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है कि श्रेष्ठी किसे कहा जाता था और उनकी भूमिका क्या थी। श्रेष्ठी किसे कहा जाता था और उनकी भूमिका क्या थी। तो देखेंगे इसका आंसर दोस्तों, यानी कि कहा जा रहा कि श्रेष्ठी उन अमीर व्यापारियों को कहा जाता था जो किसी नगर में व्यापार और श्रेणियों का संचालन करते थे। कहने का मतलब कि प्रश्न है कि श्रेष्ठी किसे कहा जाता था। तो ये श्रेष्ठी किसे, तो उन जो है ना यानी कि अमीर व्यापारियों को कहा जाता था जो किसी नगर में व्यापार और श्रेणियों का संचालन करते थे, जो किसी नगर में व्यापार किया करते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था, उन्हीं को श्रेष्ठी कहा जाता था। और उनका जो है भूमिका क्या यानी कि उनकी भूमिका क्या थी। तो भूमिका की अगर बात करें तो उनका भूमिका व्यापारिक संगठित यानी कि चलाना, मुद्रा का लेन देन करना, ये उनका जो है यानी कि क्या भूमिका था। ठीक है, मुद्रा का लेन देन करना, और साथ ही साथ में नगर प्रशासन में योगदान देना, और समाज के प्रमुख है और सम्मानित नागरिक होना। ठीक है, ये यानी कि क्या, तो ये श्रेष्ठी का जो है यानी कि क्या था, तो ये श्रेष्ठी का भूमिका। ठीक है, श्रेष्ठी का भूमिका था, क्या था, यानी कि उनका संचालन ये था कि नगर में व्यापार और श्रेणियों का संचालन करते थे। उनकी भूमिका थी क्या, कि व्यापारियों को संगठित करना, मुद्रा का लेन देन, नगरों का प्रशासन में योगदान, और उसके साथ ही साथ समाज के प्रमुख और सम्मानित नागरिक यानी कि क्या, सम्मानित नागरिक होना। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों से क्या जानकारी मिलती है। तो देखेंगे उत्तर हो जाएगा
अशोक के शिलालेखों से हमें निम्न जानकारियां मिलती है। क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? तो देखेंगे कि इसमें हमें अशोक के शिलालेख में मिलते हैं कि अशोक की धर्म नीति, उसके शासन का विस्तार, जनता के प्रति उसका व्यवहार, कलिंग युद्ध और उसके पश्चात यानी कि क्या, तो पश्चाताप यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का संदेश यानी कि किस में मिलता है? तो अशोक के जो है शिलालेख से हमें पता चलता है, अशोक के शिलालेख में मिलता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 में गिराम भोजा कौन होता था और उसका क्या कार्य था? तो उत्तर देखेंगे, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो गिराम भोजा कौन होते थे और उनका जो यानी कि क्या कार्य क्या होता था? तो चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यानी कि गिराम भोजा गांव के मुखिया होता था और वह जमीन का सबसे बड़ा मालिक होता था। ये मुख्य कार्य जो है एकत्र करना, यानी कि मुख्य यानी कि कार्य क्या था? कर एकत्र करना, कर यानी कि क्या? टैक्स यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, और यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व अधिकारियों से संवाद, किसानों की सहायता करना। किसानों की क्या करना? तो किसानों की सहायता करना। आप लोग अगर चाहे तो इसे भी स्क्रीनशॉट जो है यानी कि ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट इसे भी ले सकते हैं, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न में क्या, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा कि प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है कि पुराणों की विशेषताएं लिखिए। लिखेंगे, ये जो बहुत ही यानी कि सब जो है वीवीआई यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, सब जो है 2026 में यानी कि देखने के लिए मिलेगा इसमें से। ठीक है, तो उत्तर ये जो है यानी कि संस्कृत में लिखे गए धार्मिक ग्रंथ है। ये पुराण क्या है? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे गए? संस्कृत लिखे गए धार्मिक ग्रंथ है और इनमें राजाओं की वंशावली, कथाएं, धर्म, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आदि का वर्णन है और इनमें इतिहास, धर्म और संस्कृति का मिश्रण है और ये स्मृति साहित्य का भाग है। किसका भाग है? तो स्मृति साहित्य का ये भाग है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे और क्या है इसमें, और यानी कि भाग है और ये जो है सामाजिक जानकारी भी इसमें यानी कि मिलता है। ठीक है, पुराण में सामाजिक जानकारी भी मिलता है। ठीक है, आप लोग इसे भी चाहे तो इसे भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा कि संगम साहित्य से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो उत्तर संगम साहित्य तमिल भाषा में है और इसमें दक्षिण भारत के समाज, राजनीति, व्यापार, कृषि और सैन्य जीवन की जानकारी मिलती है और यह साहित्य संगम सभाओं में रचा गया है। कहने का लग संगम साहित्य में किस प्रकार की जानकारी? तो इसमें जो है संगम साहित्य हमें यानी कि जानकारी क्या मिलती है? तो ये तमिल भाषा में ये लिखा गया और इसमें हमें मिलते दक्षिण भारत के समाज के बारे में जानकारी, वहां की राजनीतिक के, व्यापारिक और किसानों यानी कृषि खेती के बारे में जानकारी और अन्य जो है सैन्य जीवन के बारे में भी जानकारी उसमें हमें मिलती है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा कि यानी कि प्रश्न नंबर 7 में लिखा हुआ कि श्रेणियां क्या थी और उनकी उपयोगिता समझाइए। ये जो है यानी कि उत्तर हो जाएगा क्या? ये श्रेणियां जो है व्यापार और कारीगरों के संगठन थे और उपयोगिता व्यापार को संगठित रूप देना, इनका जो है यानी कि क्या था? तो ये जो है यानी कि उपयोगिता था। ठीक है, श्रेणियां का उपयोगिता क्या था? तो व्यापार को संगठित रूप देना और अपने सदस्यों के हित की रक्षा करना, समाज में आर्थिक स्थिति यानी स्थिरता लाना और मंदिरों को दान देना और निर्माण कार्य करना। ठीक है, तो ये 7वां नंबर प्रश्न था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वां की ओर। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? देखेंगे प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजा के पास सर्वोच्च शक्ति यानी कि क्या? तो महामती जैसे उच्च अधिकारी, नगरों और गांवों के यानी कि क्या पृथक प्रशासन, कर संग्रह, कानून व्यवस्था और दंड व्यवस्था और गुप्तचारों की नियुक्ति यानी कि होती थी। कहने का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का प्रशासनिक यानी कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता क्या? तो यहाँ के मौर्यकालीन का जो है प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी यहाँ की विशेषता? तो राजा के पास सर्वोच्च यानी कि ज्यादा मात्रा में शक्ति जो यानी कि हुआ करता था, जैसे उच्च अधिकारी नगरों और गांव का जो है ना पृथक प्रशासन का संग्रह करते थे। ये जो इनका देखभाल क्या करते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और दंड व्यवस्था जो है ना गुप्तचारों की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती थी। तो ये था प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। ठीक है, देखते हैं
अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा, प्रश्न नंबर 9 में लिखा है पुराणों की ऐतिहासिक, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि पुराणों की ऐतिहासिक उपयोगिता को समझाइए। तो ये हालांकि पुराण जो है ये धार्मिक ग्रंथ है। पुराण क्या है? पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है और इसके ऐतिहासिक उपयोगिता पूछा जा रहा। तो पुराण यानी कैसी ग्रंथ है? तो पुराण धार्मिक ग्रंथ है। और इसमें लेकिन इनमें जो है ना हमें निम्न जानकारियां मिलती है। जैसे कौन कौन सी निम्न जानकारियां मिलेगी? तो राजाओं की वंशावली और प्रमुख राजाओं के नाम और कार्य, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, कर्म और त्योहारों का वर्णन यानी कि इसमें मिलता है। ठीक है, तो पुराणों में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पुराण आखिर है क्या? तो पुराण जो है ये धार्मिक ग्रंथ है ना, पुराण धार्मिक ग्रंथ है। और किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें ऐतिहासिक हमें जो है इनमें जानकारी क्या मिलती है? राजाओं की वंशावली और राजाओं के नाम और उनके कार्य और व्यवस्था और धर्म के बारे में, कर्म के बारे में और त्योहार और वर्ण के बारे में भी जो यानी कि क्या जानकारी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और देखेंगे कि यानी कि और इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो हमें इसमें जो है यानी कि यह जो ऐतिहासिक के अध्ययन में सहायक है। ठीक है, ये जो पुराण जो है ये ऐतिहासिक के अध्ययन में क्या है? सहायक है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप लोग जो है यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर के आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को जल्द से जल्द देख लें, ताकि जो है ना आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देख लेंगे तो ये सही तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा और समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग जल्द से जल्द उसे जाकर के देख लें। ठीक है, और चलिए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न क्या है? महाजनपद क्या थे और कोई 4 महाजनपदों के नाम बताइए। नाम लिखना होगा ऐसे महाजनपदों का। पहले मैं आपको लोगों को बतलाते चलूं, ये जो है महाजनपद जो थे, ये महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। और ये 16 महाजनपदों में सबसे यानी शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? तो मगध। और मगध की राजधानी अगर पूछा जाए कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो कहेंगे कि मगध की राजधानी जो है ये कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये जो है महाजनपद क्या थे और उनके 4 महाजनपदों के नाम लिखना है। तो महाजनपद वे बड़े जनपद होते थे, जैसे कि देखेंगे एक कोई सदस्य है। ठीक है, अब सदस्य से जो है यानी कि क्या बनेगा? तो एक जो है जैसे कि परिवार, क्या बनेगा? परिवार। परिवार से क्या बनेगा? समाज बनेगा। परिवार बहुत सारा मिलेंगे तो क्या बनेगा? समाज बनेगा। और समाज के बाद फिर क्या बन जाएगा? यानी कि बन जाएगा जनपद। क्या बनेगा? जनपद। ठीक है, और जनपद से क्या बनेगा? महाजनपद। जनपद से क्या बनेगा? महाजनपद। जनपद का मतलब होता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि जनों के बसने की जगह, है ना, जनों की यानी लोगों की बसने की जगह। ठीक है, तो ये यानी कि क्या? तो ये महाजनपद बड़े जन यानी कि वे बड़े जनपद यानी राज्य थे और जो कि 6 यानी कि कितने? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। और ये 4 प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे? तो देखेंगे कि 4 प्रमुख महाजनपद जो थे वो थे यानी कि मगध, कोसल, वज्जी और अवंती। ये 4 जो है ना यानी कि 16 महाजनपदों में 4 सबसे प्रमुख थे और ये चारों कौन थे? मगध, कोसल, वज्जी और अवंती। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लें। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में इसे शेयर कर दें। ठीक है, और आप लोग जो है इस यानी कि चैप्टर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर नहीं देखे तो आप लोग उसे देख लें। और चैप्टर 1 को भी यानी कि आपने अगर नहीं देखे तो उसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर के देख लें। और ये चैप्टर 1 का जो है यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करा दिया जा चुका है ना, यानी कि कवर करा दिया जा चुका है। और चैप्टर 2 का जो है यानी कि इसका भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है एमसीक्यू यानी कि क्या एमसीक्यू कवर यानी कि क्लियर करा दिया जा चुका है। तो आप लोग चैनल में जाकर उसे भी देख लें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।